हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ठीक। तो है शांत हो जा। कक्षा 10 जीव विज्ञान में जो है हम जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक चीज जानेंगे कि इसके जो है जीव विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो अरस्तु को। जनक अगर बोला जाए तो अरस्तु, और अंग्रेजी में इनका नाम थोड़ा सा फैशनी हो जाता है अरिस्टाटल, है ना? अरिस्टाटल है ना। हिंदी में थोड़ा सा कम फैशनी थे, अंग्रेजी अमेरिका के थोड़ा फैशनी हो गए, है ना। टैलेंट जो पीस के भरा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो है अगर पूछा जाए जीव विज्ञान की शाखाएं तो दो शाखा होती है, दो ब्रांचेस होती हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जो है जीव जंतु पढ़े जाते हैं, और वनस्पति में केवल व केवल पादप या प्लांट। बात समझ आई? और जीव जंतु जो होता है इसमें जो है जंतुओं का स्पेशली अगर बात की जाए तो इसके जो जनक हैं वो भी जो है अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु। और वनस्पति या पादप जगत के जो वो थियोफ्रास्टस। ठीक है ना। बात सुन रही? तो ये हो गया हमारा जीव विज्ञान जो है उसके जनक कौन है, जीव विज्ञान की शाखा बेसिक कितनी है, और उसमें जंतु विज्ञान के जनक कौन है, और पादप विज्ञान के जनक कौन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और इसको जो है जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। और शाखा को इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं। ठीक है ना। जनक को फादर बोलते हैं। ठीक। और ये सब नाम है, तो नाम में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। बात समझे? और फिर जो है हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि किसी भी जो है जंतु या पौधे में जो है किसी भी जंतु या पौधे में कुछ बेसिक चीजें पाई जाती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है ना। इसको बना लीजिए। अब इसमें जो हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है ना। ऊतक क्या होता है, उपापचय क्या होता है। ठीक है ना। और फिर उपापचय, इसके बाद जो है कोशिकांग क्या होते हैं, और इनका जो है हाँ, इनके बारे में इतने में जो काम चल जाएगा ना। तो ये जो है बेसिक 4 चीजें, और केंद्रक। ठीक है ना। और गुणसूत्र, ये इतनी चीजें हमको पढ़ना है। पहले इसके बाद हम जानेंगे, तब जाके जो है चैप्टर पे पहुंचेंगे, इसके पहले नहीं। ठीक है ना। तो ये बताइए जीव द्रव्य क्या होता है, पता है किसी को? बताओ। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। हाँ, मतलब इनके अनुसार जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को हम जोड़ करके एक साथ क्या बोल सकते हैं? जीव द्रव्य।
ठीक है ना, बैठ जाइए। अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं यह एक कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, ठीक। तो ये जो आपका कोशिका है, इसकी बाहरी संरचना को हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मान लीजिए किसी कमरे का दीवार बाहर वाला है, बड़ा कमरा है मान लीजिए किसी के पास छोटा कमरा भी हो सकता है। तो अगर बड़े कमरे के लिए दीवार बनेगी तो छोटा कमरे के लिए जो है केवल पिलर बनेगा, दीवार नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो बड़े वाले गोले के लिए अगर झिल्ली है तो छोटे वाले गोले के लिए झिल्ली नहीं होगा। तो ये वाला बाहर वाला जो है ये कोशिका है, और बीच में जो पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो कोशिका की झिल्ली कोशिका झिल्ली, सीधी सी बात है, जिसका घर होगा उसी के नाम से लाट होगा, दूसरे के नाम से नहीं लाट होगा। तो कोशिका की झिल्ली कोशिका झिल्ली, और जो केंद्रक की झिल्ली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो है कोशिका झिल्ली जो है जिस पदार्थ की बनी हुई होती है उसी पदार्थ की केंद्रक झिल्ली बनी हुई होती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का एरिया इसका है, लेकिन ये इसके अंदर जा सकता है नहीं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के अंदर लेकिन इस झिल्ली के बाहर, मतलब इस झिल्ली के अंदर लेकिन इस झिल्ली के बाहर जो द्रव्य उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, बाहर वाली झिल्ली का मतलब कोशिका झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली का मतलब केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर उपस्थित द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर उपस्थित द्रव्य को हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर भी कोई और रूम है क्या, इस छोटे वाले गोले के अंदर नहीं है ना, उसके अंदर और गोला है नहीं है। तो यहाँ पे जो है इस झिल्ली के अंदर, अब ये कौन सी झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, है ना। बात समझ। अब जैसे मान लीजिए कि एक घर गुप्ता जी का है और एक घर जो है वर्मा जी का है। अब दोनों लोग जो है अपने अपने घर को जो है फला महल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और अपने हिसाब से कॉलोनी का नाम भी रखना चाहते हैं। एक आदमी आया बोला ऐसा है, 2 घर है, पगला गए हो, अलग अलग कॉलोनी का नाम रखोगे, काम करो, ऐसा कुछ करो कि ये दोनों लोग जो है अपना अपना शब्द हटा लो, कुछ नया नाम डाल दो। तो यहाँ पे जो है दिमाग लगाया गया कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जोड़ करके जो है, गलत नहीं है, प्लस का निशान है ना, इन दोनों को जोड़ करके जो है अगर एक साथ बोलना हो तो इसको हम क्या बोल देंगे, जीव द्रव्य। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो गया होगा कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। और कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना। अब इसमें जो है कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यस, और केंद्रक द्रव्य को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म।
है ना। और जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? बोले ना, नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। हरिओम, मुँह साकर नहीं लगा यार, हाई जंप लो जंप ले रहे हो, ठीक है ना, बात समझ आई। तो यहाँ पे जो है कोशिका द्रव्य क्या होता है, बात समझ आ गई। अब इसी में आपका जो केंद्रक है ये तो यही मिल गया। जी सर। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब केंद्रक जो होता है इसका भी कुछ ना कुछ काम होता है। अब देखिए केंद्रक क्या होता है, तो मान लेते हैं या हमारा कोशिका हो गया या हो गया केंद्रक हो गया, झिल्ली विल्ली के बारे में पता हो गया। अब उसमें लिप पोत के बराबर करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, है ना। अभी मान लीजिए केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर जो है ना, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि धागा देख रहे हैं आप, धागा को आप जो है निकालेंगे तो ये और बढ़िया से जो है खुलता हुआ चला जाएगा। मतलब धागा एक जटिल संरचना है कि अपने आप में एक इकाई वाली संरचना है, जटिल है, वो कई रेशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उसमें जो है कुछ जो है आपस में जैसे लगेगा लिपटा हुआ हो, एक सांप दूसरे सांप के ऊपर लिपटा हुआ हो, इस टाइप का दिखाई देगा धागा, है ना। तो इसके अंदर जो कुछ इस टाइप की संरचना पाई जाती है, यही हो गया हमारा गुणसूत्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा CH से शुरू होता है, क्रोमोसोम मत पढ़िएगा, क्रोमोसोम। नहीं तो आज के डेट में क्या चीज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पुदीना पे जो है केमिस्ट्री फार्मूला आ सकता है उल्टा सीधा सेट करके, ठीक है ना। तो क्लास में भी जाते हैं। क्रोमोसोम्स माने क्या होता है, गुणसूत्र। अब एक मामला आता है गुणसूत्र का होता है, तो हमारा आपका जो 25 किलो का थोबड़ा है ना, ये हमारे आपके घर वालों से मैच करता है। जैसे चुन्नुआ चिंकिया मार्केट में लॉन्च होती है, तुरंत घर वाले क्या बोलते हैं, इसकी नाक जो इसके दादा से मिलती है, इसका एक कान जो इसके पापा से मिलता है, दूसरा कान मम्मी से मिलता है, होता है ना। और बाल जो है, जो घर में पहले गधावा था मर गया उसके जैसे मिलता है, पालतू वाला नहीं, हर घर में एक आध गधा घोषित रहता है ना। बात सुन रही। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे कि हमारा आपका जो चेहरा होता है वो इस गुणसूत्र के कारण ही हमारे आपके घर वालों से मैच करता है। अभी मत सोचिएगा कि घर में मैच करेगा, नहीं नहीं, मामा के यहाँ भी मैच कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मम्मी है वो मामा के यहाँ से आई है ना, तो उनके भी माता पिता थे कि नहीं, नाना उना से भी मैच करेगा, मौसी से मौसा से नहीं मैच करेगा, कतई सोच लेना। मौसा जो है ना दूसरे ब्लॉक के तत्व होते हैं, फूफा से नहीं मैच करेगा, फूफा दूसरे ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है ना। बुआ से मैच करेगा है? नहीं करेगा। हाँ बुआ से मैच करेगा, बुआ से मैच, क्योंकि बुआ जो होती ना वो पापा की बहन होती है ना, तो वहां पे मैच करेगा, है ना। बात समझ आई। तो मामा से मैच करेगा, मामी से नहीं मैच करेगा, मौसा से नहीं मैच करेगा, मौसी से मैच करेगा, बुआ से मैच करेगा, फूफा से नहीं मैच करेगा, है ना। और आप है, आपका जो बाल है आप देखेंगे किसी किसी बाल जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी किसी बाल जो है सीधा होता है। एक और मतलब विशेष सूचना है कि आप सोचेंगे यार कि कोई कोई बोलते हैं कि ये तो बहुत पहले मर गए, फिर कहाँ से कॉम्बिनेशन आ गया, आत्मा आत्मा वाला सिस्टम तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। वो बिका हुआ माल वापस नहीं होता, जो मर गया वो मर गया, वो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। है हाँ, तो उसमें क्या होता है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, जो मर गया वो खत्म हो गया, अब उसका आत्मा एंट्री नहीं किया। ये मॉडल जो है ऐसा होना चाहिए, मेरे जैसा 2021 मॉडल, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की क्वालिटी होती है ये कुछ पीढ़ी पीछे तक, लगभग 4-5 पीढ़ी पीछे तक। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप जिस पीढ़ी में हैं उससे 4-5 पीढ़ी पीछे तक जो मर चुके हैं उनका गुणसूत्र जो है आपके शरीर में रहता है। लेकिन वही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस,
कौन सा लक्षण जो है आपके शरीर में रहने के बाद प्रदर्शित हो पाया और कौन सा लक्षण आपके शरीर में रहने के बाद प्रदर्शित नहीं हो पाया। जो लक्षण प्रदर्शित हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो नहीं प्रदर्शित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। वो जो है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कोई देखते होंगे कि मान लीजिए उसके मम्मी पापा जो है छोटे छोटे हैं, अब उसका जो चाचा वगैरह उसके जो दादाजी हैं, बुढ़ऊ दादा, वो लंबे हैं। आप देखेंगे मम्मी पापा छोटे हैं लेकिन वो क्या हो गया, लंबा हो गया। ऐसा क्या है, क्योंकि उसके दादा जो थे वो क्या थे, लंबे थे। तो जरूरी नहीं कि माता पिता जैसे हो ना वैसे हो। आप लोग देखते हो कि कुछ लोग बोलते हैं ना तो मम्मी में मैच करता ना तो पापा में, ये तो जो है ना साइड इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब पिछले लगभग 4-5 पीढ़ी तक जो है जो गुणसूत्र होता है उसके आधार पर जो संतान उत्पन्न हो सकती है। बस समझ आई, कोई दिक्कत, मजा आया। आवाज के बाद जो है कुछ लोग जाके जो है अभी अपने भैंस हो इसका शकल जो है अपने पुरानी भैंस से मिलाएंगे। इसका जो है सींग 90 डिग्री कोण बना है, इसका 45 डिग्री का है बना रहा है। बेच दे। अच्छा, दिनेश बेच दिए हैं, भाड़े तो नहीं दिए हो, ठीक है ना। तो गुणसूत्र का काम क्या होता है, बात समझ आ गई। अब गुणसूत्र क्या होता है, ये तो बड़ी इकाई हो गई। गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाए जाते हैं, डीएनए। और डीएनए पर क्या पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, देखिए गुणसूत्र पर डीएनए और डीएनए पर पाए जाते हैं आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड, है ना, आनुवंशिक कोड। अब ये कोड में जो है आपको कोडांतरिक होता है, उसके बारे में आगे बताएंगे। 3 के समूह में होता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोडांतरिक या कोडान ट्रिपलेट, ठीक ना। 3 के समूह में होता है। और हमारे शरीर में जो है कुल अगर पूछा जाए कोडांतरिक की संख्या कितनी है तो 64 है। 64 में से 3 निष्क्रिय है और 61 सक्रिय है। और उसमें कुछ स्टार्ट जो निष्क्रिय होते हैं उनको स्टार्ट कोडान बोलते हैं, बाकी जो होते हैं सक्रिय कोडान होते हैं। और 61 में जो है एक स्टार्ट कोडान होता है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर का जो कलर वगैरह होता है, लाल पीला हरा नीला गोरा काला, ये सब जो है हमारे शरीर में जो है एक पदार्थ पाया जाता है मिलेनिन। और मिलेनिन नामक पदार्थ जो होता है मिथियानिन नामक अमीनो अम्ल से जनरेट किया जाता है, ठीक। इसी के चलते जो है हमारा शरीर क्या हो जाता है, उसका कलर बनता है। जिस व्यक्ति में मिलेनिन की मात्रा जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतने एशियन पेंट टाइप का जो है आपको काला पीला चमकता हुआ दिखाई देगा। और जिस व्यक्ति में जो है मिलेनिन की मात्रा जितने कम होगी वो जैसे लगेगा कि व्हाइट हाउस से निकल के आ रहा है, डायरेक्ट जो है बुझा हुआ चूना में से निकल कर आ रहा है ना। तो जो व्यक्ति गोरा होता है उसके शरीर में जो है मिलेनिन कम बनता है। और जो व्यक्ति जो है जबरदस्त एकदम जो जैसे लगता है कि पकड़ के आया मोबिल से नहला उहला के लाया गया, बढ़िया से काला पीला चमक रहा है, फेयर लवली का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है उसमें मिलेनिन की मात्रा ज्यादा बन रही है, ठीक ना। उस पर जो है ना 2-4 ट्रक आप पाउडर गिरवा दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। पाउडर वाला कंपनी बंद हो जाएगा इस आदमी को लेके जाएंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे जो है आनुवंशिक कोड जो होते हैं इन्हीं के आधार पर जो है हमारे शरीर के जो लक्षण होते हैं वो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तभी तो बोलते हैं चुन्नुआ बुआ जैसा मिल रहा है और नाना जैसा मिल रहा है, अपने पापा से नहीं मिल रहा है। एक आंख जो दादी जैसी है, नानी जैसी, एक आंख नानी जैसी है ना, और एक आंख जो है मौसी जैसा है। आंखों छोटा बड़ा हो सकता है, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा गुणसूत्र तक का मामला क्लियर हो गया, केंद्रक भी क्लियर हो गया और जीव द्रव्य क्लियर हो गया। कोशिकांग, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको शरीर का क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस काहे बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा कलेक्शन, एनर्जी कलेक्शन, एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा का एकत्रण, ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए आपने जो है चटनी भात खाया
चटनी भात खाने के बाद जो है आपके शरीर में जो है क्या हुआ, हंसी आ रहा है। अरे चावल उतना नहीं आता है यार, क्या कहते है ना। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे आपके शरीर में ना, जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बचा के रख लेता है। साथ रहो यार। जैसे मान लीजिए आप घर से पैसा लिए, 100 रुपया का नोट मिला, पता लगा 55 रुपया खर्चा था, ठीक ना। तो 55 रुपया जो सामान लिए, 5 रुपया जो है बेईमानी करके बिस्कुट विस्कुट खा लिए, कितना हो गया 60, बचा कितना 40 रुपया रख लिए ना, घर नहीं बताएंगे। ये जो है 3 महीना तक खर्चा चलाएंगे इसमें, है ना। 3-4 महीना, 5-6 महीने चल जाएगा, नहीं चलेगा 4 महीने चल जाएगा। हाँ 40 रुपए 4 महीने चल जाएगा, 4 घंटा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे हमने जो है 100 रुपए में से जो है 40 रुपए बचा लिया, वो स्टोर कर लिया नहीं कर लिया। वैसे हम जितना भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर के द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च की जाती है, इसके बाद कुछ ऊर्जा बचती है कि नहीं बचती है, बचती है। जो ऊर्जा बचती है वो जाके कहाँ स्टोर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बचा, इकट्ठा हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आजकल के डेट में आपको पता होगा नवरात्रि का सीजन चल रहा है ना। आज दूसरा दिन है ना, ठीक। हाँ डेट क्या है आज, 8 है ना, 7 तारीख को शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर 2021 स्टार्ट हुआ। आज जो है 8 अक्टूबर 2021 है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे ना कि जो कल से जो व्रत रखा है उसका शरीर जो पहले 90 डिग्री का था तो आज 85 डिग्री हो गया होगा, ऐसे थोड़ा सा, है ना। अरे हो गया होगा, वो पता नहीं चलेगा, ठीक ना। धीरे धीरे डेली जो है 2-3 डिग्री बढ़ता चला जाएगा, और कुछ दिन बाद हो जाएगा चक्कर आ रहा है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जब आप व्रत रखते हैं तो आप जो है कुछ सीमित पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं भोजन के रूप में। अब फल और मान लीजिए कितना खाइएगा यार, हम तो जो है बिना नमक खाए रह नहीं पाते, बिना नमकीन कुछ खाए हमको मजा नहीं आता है। आप कितना कुछ खिला दीजिए, जब तक जो है ना नमकीन नहीं खाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हर किसी का जो अपना अपना कुछ ना कुछ फेवरेट आइटम होता है, अच्छा लगता है, ठीक। तो यहाँ पे अब सोचिए आपको जो है सेब और केला में डुबा के रखा जाए तो रह लेंगे। अरे कितना खाओगे यार, नहीं खा पाओगे, है ना। तो यहाँ पे जो है जब आप जो है नहीं खा पाते हैं तो यही जो है, शांत रहो यार, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा एनर्जी है, एकत्रित एनर्जी है, वही आपको जो है पिघल के क्या देता है, ऊर्जा देता है। और जब ये जमा हुआ था तब जो है आपके शरीर में ऊर्जा अधिक था, और जब ये गलेगा तब ऊर्जा क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, स्टोरेज कम होगा, ऊर्जा नहीं कम होगा, स्टोरेज कम होगा, भंडार। जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड स्टोर, उसमें आलू बहुत जमा किया गया है, और जब निकाल लिया जाएगा तब उसका फोटोकॉपी रहेगा, वहाँ पे नहीं रहेगा। अभी मत सोचिएगा हम अपने बोरी को फोटोकॉपी करवा के वहाँ जमा कर देंगे, आलू जमा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में से जो है ऊर्जा ट्रांसफर होता है हमारे शरीर के कार्य के लिए। तो इस केस में जब ऊर्जा निकलता है तो आपका शरीर दुबला पतला बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो विपरीत परिस्थिति में जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। अभी अलग मामला है कि कोई गुस्सा हुआ, ठीक है ना, बोला हम नहीं खाएंगे 4 दिन, और पता लगा उस चौराहे पे जाके दिन भर में जो 5 बार, जैसे डॉक्टर बोले दवा खाने के लिए, वैसे 5 बार समोसा खाता हो, है ना, सुबह दोपहर शाम बिचौन 2-3 बार मार लेता है ना। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उस टाइम पे नहीं काम करेगा। गधा घर से गुस्सा हुआ है और बीच में जाके खा रहा है, तो पेट को ऊर्जा मिल रही ना, शरीर को ऊर्जा मिल रही ना। अब कहाँ से आ रहा है उससे मतलब नहीं, चोरी करके आ रहा है, डाका मार के आ रहा है, उससे नहीं मतलब, आ रहा है बस, उससे मतलब, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, समझ आ गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और अंतःप्रदब्बी जालिका हो गया, अंतःप्रदब्बी जालिका, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है SER और एक होता है RER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना।
स्मूथ माने होता है चिकना, जो चिकना होता है। आपके लाइफ में यूज होने वाला कौन सा ऐसा पदार्थ जो चिकना होता है? तेल, वसा, ठीक ना। तो जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होती है वो हमारे शरीर में क्या बनाती है? वसा। और जो खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका होती है वो बनाती है प्रोटीन, ठीक ना। ये सब जो इसमें पाया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। बात समझिए। अब कोशिकांग की परिभाषा क्या होगी? कोशिका में पाए जाने वाले झिल्ली युक्त, टेक्निकल वर्ड है, कोशिका में पाए जाने वाले झिल्ली युक्त संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिकांग। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो कोशिकांग क्या होता है बात समझ आ गई? कोशिकांग क्लियर हो गया, हमारा केंद्रक क्लियर हो गया है। बचा हमारा उपापचय और ऊतक, ठीक ना। ऊतक बाद में पढ़ते, पहले उपापचय। जैसे मान लीजिए हमने आपने कुछ भी खाया, ठीक ना, तो हमारे आपके मशीन शरीर में जो है कोई मशीन लगा हुआ है, रिलायंस कंपनी का लगा हुआ है ना। हमारे आपके शरीर में जो है कोई मशीन नहीं लगा है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि केमिकल पाए जाते हैं। केमिकल जो होता है उसका काम क्या होता है? वो केमिकल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज जो आपने घर जाइएगा, घर वाले से बोलिएगा जरा 1.5-2 लीटर तेजाब लाइएगा, हमारे शरीर पे डाल दीजिएगा, पता चल जाएगा कैसा होता है। हीलिंग से हीलिंग, मजाक मत लेना, गल उल जाएगा शरीर, चमड़ा वमड़ा जो है ना वो फेयर लवली प्रचार जो है डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारे घर, बोलेगा ये देखिए फेयर लवली नहीं लगाया, फेयर लवली नहीं लगाया था इसलिए ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है उपापचय का मतलब जो है केमिकल का काम क्या होता है? रिएक्शन करना, है ना। तो हमारे आपके शरीर में हम और आप जो कुछ भी खाते हैं वो जो है दांत तो बाहर लगा हुआ है, अंदर दांत है नहीं है, अंदर दांत नहीं है तो सोचेंगे 2-3 लेबर उबर लगा होगा का, वो उसको रगड़ रहा होगा, चावल आ गया इसको पीसो, चावल वाला आदमी कौन है? चावल ले जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप जो भोजन करते हैं ना वो केमिकल के माध्यम से गला दिया जाता है, और जो गलाने वाला केमिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाचक रस, है ना, पचाने वाला रस। अब रस माने कुछ लोग कहो केला जूस याद आ गया होगा, नवरात्र में ये है केला वाला लार भी चपक गया होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाचक रस जो होते हैं वो एक तरीके से केमिकल होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पाचक रस होते हैं। अब वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? भोजन को गलाने का काम करते हैं। अब केमिकल के सहारे काम हो रहा कि डायरेक्ट केमिकल? तो रासायनिक प्रक्रिया हुई कि भौतिक? रासायनिक। अगर केमिकल के सहारे होगा तो रासायनिक होगी, रसायनों के सहारे होगा तो रासायनिक होगा, ठीक है ना। अब आपके शरीर में जो 2 टाइप का सिस्टम चलता है, एक बार जो है बनेगा छोटा मतलब कई ठो इकट्ठे रहेगा, वो जो है टूटने के बाद क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। बात समझ गई? हाँ, मान लीजिए ये ऐसे है, तो ये जो है इकट्ठा था, एक इकाई था, एक में था, ये क्या हो गया? तीनों गोला अलग अलग हो गया। अब कभी काल क्या होगा? 3 गोला मान लीजिए अलग अलग है, इकट्ठा आपस में जुड़ गया। तो जब इकट्ठा है तो जटिल संरचना है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि 3-4 पदार्थ आप इकट्ठे मिला दीजिए तो संरचना कठिन हो जाएगा का आसान? कठिन। तो कठिन का मतलब जटिल। और जब आप जो है अलग अलग लेके आए, ठीक है ना, और उसको इकट्ठे मिला दिए तो कठिन हो गया। अब मान लीजिए इकट्ठे मिला के लाए, उसको अलग अलग कर दिए तब सरल हो गया। तो जब इसमें आपका उपापचय जो है दोनों टाइप का काम करता है। एक होता है कि जटिल से सरल, और दूसरा क्या होता है? सरल से जटिल। लेकिन दोनों में होगा रासायनिक प्रक्रिया ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय। अब चाहे जटिल से सरल हो, चाहे सरल से जटिल, उससे मतलब नहीं। हो रहा है काम ना, रासायनिक प्रक्रिया चल रहा है ना, उतने से मतलब है, ठीक है। तो हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपापचय। इतना क्लियर हो गया। अब फिर अगला मामला आता है, ऊतक क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। ऊतक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊतक जो है ये ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह है, लेकिन
उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका कुछ नियम होता, कुछ शर्त होता, बिना नियम या शर्त के कोई नियम लागू नहीं होता। तो जो कोशिका होता है उसका समूह हो जाएगा, उसको ऊतक बोलेंगे। लेकिन विशेष शर्त जो है क्या है, वो बोलता है कि इनकी वैरायटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इनका काम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब वैरायटी सेम का मतलब क्या होगा, इनकी संरचना एक जैसी होगी, नहीं होगी, होगी। इनकी संरचना क्या होगी, एक होगी, और इनके द्वारा किया जाने वाला काम भी क्या होगा, एक होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमने अपना एक जो है, एक पका हुआ बाल है हमारे पास, तो तकलीफ मत उठाइएगा, आप लोग का भी आएगा अच्छा दिन, हमारी तरह पके बाल अच्छे दिन होते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए एक कोशिका बाल वाला लेते हैं, एक कोशिका जो नाखून वाला लेते हैं, एक कोशिका जो हम पैर से निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे जो हम अलग अलग भागों से, एक कोशिका जो हम जीभ से निकाल लेते हैं, एक कोशिका जो है कान से निकाल लेते हैं, अलग अलग भाग से निकालेंगे, इनका डिजाइन एक जैसा होगा, नहीं होगा, है ना। तो इनको हम ऊतक नहीं बोलेंगे। अब जो कान वाला कोशिका होगा उसका काम अलग होगा, जीभ का काम अलग होगा। पता है जीभ काम क्या है ना। खाना सड़ गया, बचा हुआ है, मछली 45 दिनों की है कि 55 दिनों की है ना। बात समझ आ रही है। तो अलग अलग अंग का काम अगर अलग अलग है तो उसके जो कोशिकाएं होंगी उसका भी डिजाइन क्या होगा, एक होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग। तो संरचना और कार्य मतलब बनावट उनकी कैसी है और उनका कार्य क्या है। अगर वो एक हुआ तब हम बोलेंगे ऊतक है, और अगर एक नहीं हुआ तो बोलेंगे ऊतक नहीं है। तो ये जो है कुछ बेसिक टर्म थे, इसके आधार पर जो है हम लोग कल पढ़ेंगे आगे, ठीक।